अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर की तैयारियां लगातार बड़े तेजी के साथ चल रही हैं। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र अयोध्या फिलहाल इन दिनों लगातार जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण की बात करें तो दिन रात वहां पर जो मजदूर हैं मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मंदिर की तिथि तय हो चुकी है और उद्घाटन की जो घड़ी है वो बेहद निकट आ चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम मंदिर समिति में अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से लगातार आप काम कर रहे हैं और ये जो जिम्मेदारी सर आपको दी गई है, मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे, उसमें मैंने एक चीज़ देखा, लगातार एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं। पहले तो सर जब ये जिम्मेदारी आपको दी गई तो किस तरीके से इसकी शुरुआत आपने की? अच्छा प्रश्न है, आपको धन्यवाद कि आपने ये साक्षात्कार का मुझे अवसर दिया है और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों तक पहुंच पाऊंगा। ये कार्य, जैसा आप अवगत होंगे, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से इसकी शुरुआत हुई। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। हमारे उच्चतम न्यायालय ने लगभग 500 वर्षों से चली आ रही एक तरीके से अनिश्चितता और आपस में अविश्वास के जो एक वातावरण पैदा हो गया था विभिन्न समुदायों में, उन सब को एक निर्णय ऐसा मिला जिससे कि सभी को उसका सम्मान का अवसर मिला, स्वीकार करने का अवसर मिला। आपस में जो अविश्वास का वातावरण था वो समाप्त हुआ। समाज में जो दूरियां पैदा हो गई थीं उनको पुनः आपस में जुड़ने का अवसर मिला। उसी निर्णय में एक यह भी संकेत था कि जो ट्रस्ट है, जो एक स्वतंत्र ट्रस्ट होगा, उसके साथ एक निर्माण समिति बनेगी और निर्माण समिति का एक अध्यक्ष होगा। सो उस प्राविधान के अंतर्गत मुझे राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिस कार्य को मैं भरसक यथासंभव अपनी शक्ति से प्रयास कर रहा हूँ। मुझे यह पूरा विश्वास है और निष्ठा के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यह मेरे कार्यकाल में एक दैविक हस्तक्षेप है। इस प्रकार का कार्य जीवन के इस मोड़ पर मिलना सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती है। अब निर्माण प्रारंभ जो कि 2020 और 21 से शुरू हुआ, बीच में आप अवगत हैं कि कोविड की कठिनाइयां आ गई थीं, लेकिन उनको गति देकर हम लोगों ने, ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया कि 3 चरण में ये निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण दिसंबर 2023 का होगा, जिसमें मंदिर का पूरा ग्राउंड फ्लोर, 5 मंडप और उसमें मुख्य मंडप जो गर्भगृह होगा जहां भगवान प्रतिष्ठित होंगे, उसका निर्माण पूरा किया जाएगा। उसके साथ ही जो उससे लगी हुई चीज़ें हैं, जैसे डिवोटीज़ को आने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, वहीं पर एक कुबेर टीला है जो कि एक ऊंचाई पर है, वहाँ पर जटायु को स्थापित किया जाएगा। अन्य जो निर्माण हैं जिसमें मैं आपका समय नहीं लूँगा, वह कार्य भी सभी दिसंबर 2023 में पूर्ण करने की बात है। दिसंबर 2024 में लक्ष्य है कि पूरा मंदिर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वह पूर्ण कर लिया जाएगा। जो परकोटा है वह भी पूर्ण हो जाएगा और उस प्रकार से जो मंदिर का क्षेत्रफल परकोटा को मिलाकर होगा वह 8 एकड़ का होगा। और उसके बाहर का भी कार्य
पूरा किया जाएगा, जिसमें 7 ऋषियों के मंदिर होंगे। 2025 के अंत में पूरे 71 एकड़ की जो योजना है, जिसमें ऑडिटोरियम है, अन्य बातें हैं, जो कि श्रद्धा से, पूजा से, अर्चना से संबंधित है, वो पूरी की जाएंगी। तो ये 3 चरण में कार्य पूरा होगा, जिसके तहत कि हम आश्वस्त हैं कि दिसंबर 2023 में यह कार्य पूरा होकर के जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिलेगा। इसमें सर, जब आप तमाम बातें बता रहे थे, मंदिर निर्माण में मैंने ये भी देखा कि नागर शैली का बड़ा महत्व है और उसी के आधार पर तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं। थोड़ा सा अगर ये हम समझना चाहें, क्योंकि उसमें आपके सामने सारी बातें आती होंगी, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, जब उसमें लोग आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, वो उनको परेशानी ना हो, नागर शैली का भी ध्यान रखना है। वो किस प्रकार की शैली है सर? देखिए, ये जब आर्किटेक्ट जो इसमें चुने गए, वो अनौपचारिक या औपचारिक रूप से वर्ष 1992 में चुन लिए गए थे। यह मेरे लिए उचित नहीं था कि मैं उस व्यवस्था में किसी परिवर्तन को करूं। वो किसी योग्यता से चुने गए थे, इसलिए उसको आदर करना था। यह जो सोमपुरा जिनको कि आर्किटेक्ट बनाया गया, इन लोगों का मुख्य कार्य मंदिर निर्माण में है, और जो अलग अलग शैली भारत में हैं, जिसके अनुसार वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देवता देवियों के मंदिरों का निर्माण करते हैं, उन्होंने जो उस समय का ट्रस्ट था और जो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी जुड़े हुए थे, उन सबसे परामर्श करके यह उचित समझा कि अयोध्या में अयोध्या के लोगों की भावनाओं और जो उसका अतीत है, उसको ध्यान में रखते हुए नागर शैली का मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, जिस पर सबकी मोहर लगी और उसी शैली में कार्य किया जा रहा है। इस शैली में बड़ी प्रमुख बातें हैं। उदाहरण के लिए, जो पिलर्स होंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर में 160 पिलर हैं, तो पिलर में कौन सी मूर्तियां होंगी, किस प्रकार की उसमें एक मैसेज होगा, तो वह भी निश्चित है कि इस आकार में ऊंचाई पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, नीचे क्या होगा। सभी पिलर्स का पहले से ही निश्चित किया हुआ है, उसके चित्र हैं, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना है। जैसे लोअर प्लिंथ है, तो लोअर प्लिंथ में राम कथा करनी है, तो उस राम कथा का स्वरूप क्या होगा, उसके चित्र कैसे होंगे, यह भी निश्चित किया हुआ है। आज हम लोअर प्लिंथ में उस चित्र को बनवाने के लिए एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं श्री वासुदेव कामत जी, उनको हमने कार्य सौंपा है कि वो इसकी आर्ट वर्क, जो पेंसिल वर्क, जो पहला वर्क है, वह पूरा करें। उस पेंसिल वर्क से फिर हम क्ले पे करवाएंगे, क्ले से फिर फाइबर पे करवाएंगे, फाइबर के बाद फिर पत्थरों की। तो सर, इन सब में तो बड़ा मतलब समय भी लगता होगा, क्योंकि चीज़ों को फाइनल करना है, देखना है, वो भी आप तक आती होंगी। हर चीज़ मेरे स्तर तक तो आती है। जहाँ आवश्यकता होती है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों से राय ली जाती है, लेकिन हर कार्य में एक स्वतंत्र बॉडी है जो उसका निरीक्षण या ऑडिट जिसको कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, आइकनोग्राफी जो पिलर्स में बन रही है या लोअर प्लिंथ में जो निर्माण किया जाएगा, 3D में वो कार्विंग होगी, तो यह कार्य उच्चतम स्तर का कार्य हो, इसके लिए जो इस विशेषज्ञता में इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं, उनको हम लोगों ने, एक साउथ का आर्ट्स कॉलेज है, उसके एक प्रिंसिपल हैं, उनको आमंत्रित किया है। बनारस विश्वविद्यालय में जो आर्ट्स कॉलेज हैं, उनके एक प्रोफेसर हैं, उनको आमंत्रित किया है। लखनऊ में आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। ये एक
स्वतंत्र बॉडी होगी जो हर एक रचना को देखेगी, एक जनरल नहीं देखेगी। हर पिलर में जो कार्य हुआ है उसके अनुसार मुद्रा क्या है, उसमें किस प्रकार से चेहरा निकलना चाहिए, किस प्रकार से आँखों की स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार से हाथ पैर इस प्रकार के जो हैं वो कैसे दिखाई देने चाहिए, ये सब चीज़ वो परीक्षण करेंगे और उनकी क्वालिटी ऑडिट पर ही हम लोग अपना आगे कदम बढ़ाएंगे। अगर कहीं उन्हें कोई कार्य अस्वीकार है तो वो हमको हटाना पड़ेगा। आपके साथ सर ये भी होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो राम मंदिर है करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है और जिस तरीके से बन के तैयार हो रहा है, जो इसकी झलकियाँ लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी प्रश्न किया कि आखिर हम जिस तरीके से एक भगवान सूर्य की किरण सीधे प्रभु श्री राम पे पड़े, और इसको लेकर के भी मैं आपको सुन रहा था, आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, 25 साल का पूरा एक मैप बना के चल रहे हैं। ये किस तरीके की व्यवस्था है कि सीधे जब सूर्य उदय होगा और पहली जो किरण होगी प्रभु श्री राम के माथे पर होगी? ये हम लोगों ने जो रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पुणे में जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और बेंगलोर में एक संस्था है, इन तीनों से मिल कर के ये अनुरोध किया कि श्रद्धालुओं को यह इच्छा है कि रामनवमी के दिन 12 बजे दिन में यदि सूर्य की किरण बाल भगवान के माथे पर पड़े तो एक प्रकार से संदेश होगा कि जो रामलला हैं वो आज के दिन इसी स्थान पर उन्होंने जन्म लिया था। इस भावना को लेकर के हमने उनसे अनुरोध किया। उन्होंने इस पे फिर अपने विशेषज्ञों की टोली बनाई और देखा कि यहाँ पर चुनौतियाँ क्या हैं। जैसे रामनवमी किस तिथि को पड़ती है, उस तिथि को सूर्य की दिशा क्या होगी, किरण कैसे आएंगे और वह किरण किस स्थान पर आकर के शिखर पर टकराएगा, जहाँ से शिखर के अंदर से हमको भगवान के माथे पर लाना होगा। तो इस पूरे कार्य का उन्होंने एक तरीके से साइंटिफिक रूपरेखा करके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, उपकरण बनाए। उस उपकरण के रिफ्लेक्टर से वह किरण आकर के भगवान के माथे पर आएगी। ये चीज़ क्या आप अभी देख चुके हैं या अभी इस पे काम चल रहा है? नहीं, ये हमने प्रोटोटाइप देख लिया है। उनकी गणित है, क्योंकि हर वर्ष रामनवमी की तिथि और सूर्य की स्थिति में थोड़ा अंतर आएगा, तो 25 वर्षों में कितना अंतर आएगा उसका उन्होंने एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम दे दिया है। और यह भी सुविधा दे दी है कि इसकी बजाय कि हम एक तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कराएं, मैनुअल सुविधा दे दी, जिससे कि उस तिथि को उसके अनुसार हम उसको मैनुअली एडजस्ट कर लें। तो यह कार्य हो गया है। वर्तमान में तो वह कार्य अब फाइनल जो उपकरण हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में शुरू कर दी गई है और वह अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगी। लेकिन उसके अनुसार शिखर में क्या सिविल स्ट्रक्चर होना है और फिर गर्भगृह में क्या सिविल स्ट्रक्चर होना है वो किया जा रहा है। राम मंदिर की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है इसका जब उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत तैयारियां बहुत दिव्य भव्य करने की कोशिश होंगी। आप चूँकि सर प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम भी किए हैं, ये जो पूरा काम चल रहा है, बीच बीच में आपकी उनसे बात भी होती होगी। फिलहाल अभी अगर हम बात करें उद्घाटन की, तो उसको लेकर के क्या रूपरेखा आप लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, यह पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा वो जो ट्रस्ट है वो कर रहा है। ट्रस्ट ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम बनाया है जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट कहना तो एक तरीके से बहुत छोटापन होगा, लेकिन इस मंदिर के आज की निर्माण की स्थिति लाने में जो लोग पिछले 70 वर्षों से जुड़े हुए थे, चाहे वो आंदोलन के रूप में हों या वह एक तरीके से व्यापक लोगों का सपोर्ट समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हों, तो इन सब लोगों को आदर और सम्मान के साथ बुलाया जाएगा।
उनकी संख्या 2000 भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। ऐसे ही देश के प्रतिष्ठित हर वर्ग के लोग जो हैं उन्हें भी अति विशिष्ट श्रेणी में रख करके आमंत्रित किया जाएगा। यह सब कार्य ट्रस्ट में किया जा रहा है। ट्रस्ट में एक कमेटी बना ली गई है और वो इसको करेंगे। तिथि लगभग अब यह निश्चित है कि वह 20 जनवरी से और 25 जनवरी के बीच में तिथि निश्चित हो जाएगी 2024। एक और सवाल सर होता है, जब हम मंदिर के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, खास करके हम पहले तल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूरा काम चल रहा है, जो भक्तों के आने का क्रम है, हमने देखा काशी विश्वनाथ को जब वो रीडेवलप हुआ तो वहाँ एक अलग तरीके से लोगों के बैठने की व्यवस्था, एक साथ आरती में जहाँ 10 लोग पहले शामिल होते थे उसको फिर और बढ़ाया। राम मंदिर की अगर हम बात करें, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आएंगे, तो क्या जो एक व्यवस्था की गई है गर्भगृह की, वो आप किस तरीके से लगता है लोगों की कि इतनी संख्या वहाँ पर एक बार में आ सकती है और कितने लोग दर्शन कर सकते हैं? अनुमान तो बहुत अधिक है और आज के अनुमान के अनुसार किसी एक व्यक्ति को 17 सेकंड से 25 सेकंड से अधिक समय भगवान के समक्ष नहीं कितनी दूरी कर जो भगवान की जहाँ मूर्ति होगी वहाँ से करीब 25 से 30 फीट दूरी से लोग दर्शन करेंगे। आने के लिए तो जो प्रवेश द्वार है वहाँ से उन्हें 4-5 मंडप से चलना होगा। लेकिन आपने जो बहुत सही बात कही कि जो आप शुरू में श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे उस समय हमारा निर्माण कार्य भी फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी पे चल रहा होगा, शिखर का निर्माण कार्य चल रहा होगा, तो हमें बैरिकेड करना होगा। हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है श्रद्धालु की सुरक्षा, सेफ्टी उसकी, और किसी प्रकार की वहाँ पे घटना नहीं हो। इसलिए हम उसको एक तरीके से हम लोगों ने एक रिहर्सल किया है कि कितनी पंक्तियों में कहाँ तक छोड़ करके जहाँ निर्माण हो रहा होगा लोग आएंगे, और यदि निर्माण में ऊपर का कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि खुला हुआ है या निर्माणाधीन है तो हम वहाँ पर टेम्परेरी कवर लगा रहे हैं जिससे कि कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरे और हर व्यक्ति दर्शन करने में सफल हो सके। मैं ये अवश्य कहूँगा कि जून 2024 तक लोगों को असुविधा होगी, लेकिन जहाँ तक उत्साह है, जहाँ तक श्रद्धा, आस्था और विश्वास है, उसके सामने ये असुविधा कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि जिस संख्या में, चाहे वो 50 से 1 लाख हजार हो, 50,000 से 1 लाख हो, 1 लाख तक लगाया जी, यह अनुमान है कि प्रारंभ के 3-4 महीनों में तो प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। और आपने संभवतः संकेत किया या नहीं, लेकिन रेलवे मंत्रालय जो है वह विभिन्न बड़े बड़े जो हमारे अन्य केंद्र हैं आस्था के, पूजा के, अर्चना के, उन केंद्रों से डेडिकेटेड ट्रेन से जोड़ रहा है, प्रदेश की राजधानियों से जोड़ रहा है। फिर यह भी उम्मीद है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अक्टूबर-नवंबर तक वहाँ पर एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण ही नहीं हो जाएगा, बल्कि वहाँ पर हवाई जहाज चलने लगेगा। यानी कि सर उद्घाटन से ठीक पहले ये जो बाकी प्रक्रिया है, आपने रेलवे का जिक्र किया, तमाम राज्यों में धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम भारतीय रेलवे कर रहा है, अयोध्या भी जुड़ेगा और जो हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, पूरा प्रयास यह है कि नवंबर तक हम रेलवे का टाइम टेबल घोषित कर सकें, नवंबर के अंत तक हम हवाई जहाज़ों के बारे में बता सकें। वर्तमान में यह कल्पना की गई है कि मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से हवाई जहाज़ यहाँ उतरेंगे। अधिकांश हवाई जहाज़ लखनऊ में भी उतरते हैं, लेकिन ये शुरू में अयोध्या उतरेंगे। और जो एयरलाइंस हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या सर्किट होगा जो कि आप प्रेफर करना चाहेंगे। प्रदेश सरकार का इसमें बहुत बड़ा कार्य है
और प्रदेश सरकार जिस प्रकार कुंभ का व्यवस्था करती है, बिल्कुल उसी आकार का, उसी आयाम का व्यवस्था कर रही है, जिससे कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। आज यदि आप अयोध्या देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा शहर जो है उजड़ा हुआ है। जब अयोध्या में प्रवेश करें, क्योंकि जगह जगह पर सर अब मूर्तियां सड़कें बन रही हैं, चौड़ाई हो रही है, हाँ, तो वो सब हो रहा है। लेकिन सभी को विश्वास है कि दिसंबर के अंत तक जो व्यवस्था होगी वह लोगों के एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं, उसके अनुकूल। इसमें सर मजदूरों की भी मैन पावर, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा योगदान है उनका, और मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उन मजदूरों को भी आप लोग जरूर सम्मानित करेंगे, मिलेंगे। प्रधानमंत्री तो मिलते ही रहते हैं। संख्या बढ़ाई गई है कि निर्माण काम और तेजी के साथ हो। आज की तिथि पर जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पर 2500 मजदूर कार्य कर रहे हैं पहले सर और 3 शिफ्ट में कर रहे हैं। तो जहाँ आज से 6 महीने पहले 400, 500 से 1000 तक लोग होते थे, आज 2500 लोग कार्य कर रहे हैं। और ये सभी स्किल्ड वर्कर हैं। ये लोग उड़ीसा से आए हुए हैं, ये लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं। हर प्रकार का कार्य अलग अलग विशेषज्ञ स्किल वर्कर करता है। आइकोनोग्राफी में अधिकांश कार्य जो है वो उड़ीसा के लोग करते हैं। जो लोअर प्लिंथ पर स्टोन वर्क है उसमें बहुत बड़ा कार्य राजस्थान से है। तो इस प्रकार के लोग आए हैं। सबका सहयोग है, पूरे देश का सहयोग है, देश की अपेक्षा है। बाकी तो देखिए। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, चूँकि सर आप जिस ओहदे पर रहे हैं, लगातार प्रशासनिक लोगों के संपर्क में, देश के विभिन्न मुद्दों की बातें, अचानक से फिर आप अब ये बड़ी जिम्मेदारी आपके जिम्मे आई है, तो सर कहीं ना कहीं आध्यात्म एक तरफ और दूसरा आपका एक जो पहले का कार्य रहा है, अब कितना सर मज़ा, क्योंकि मैं कहूँगा इसमें कुछ मज़ा भी आ रहा होगा, रोचक है काफ़ी ये काम, क्योंकि आप दिन भर में तमाम लोगों से मिलते भी होंगे, लोगों को अप्रूवल भी करना है कि इस काम को जल्दी करना है, कि इस काम को, तो प्रधानमंत्री जी भी गाइड करते रहते हैं सर। देखिए, उनकी तो एक है, वो तो आप यूँ समझिए कि उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है अनुश्रवण की। उन्हें इसका पूरा आभास होता है कि कहाँ पर किस प्रकार से कार्य में नेक्स्ट लेवल का सुधार हो, नेक्स्ट लेवल की कल्पना हो। तो वो रिपोर्ट वो भी देखते तो वो रिपोर्ट के अलावा उनकी एक अपनी मैं उसको जानता नहीं सचमुच, अगर आप मुझसे पूछें, उनकी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनका एक असेसमेंट का एक उनको एक क्षमता है। मैं यही कहूँगा कि वो उनको एक तरीके से एक पावर है। तो वो करते हैं, वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास सबको रहता है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से लगातार आप काम कर रहे हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम, वही स्थिति है। और पूरी जानकारी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के क्या तैयारियां हैं, कैसे राम मंदिर बन के तैयार होगा और अपने आप में पूरे भारत के लिए एक ऐसा केंद्र बन रहा है, चाहे आप उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, निश्चित तौर पे आपको सभी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और उसकी 2 उद्घाटन की तारीख है, अब वो भी नज़दीक आ रही है, निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।